कि इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है जो इस दौर में, इस युग में जो गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया जाए। ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जैसे लोगों से समाजवादी पार्टी की कोई क्षति होने वाली नहीं है। रही बात इमरान मसूद की, तो आप परिवार में, समाज में, क्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व समाज में आ जाते हैं और हमारी सरकार बनेगी तो सभी विभागों से बैकलॉग निकलवा करके भर्ती कराई जाएगी। जो आप हर घर नल योजना की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी इसका गुणगान करते नहीं थकते हैं, एक दिन सबसे बड़ा देश का घोटाला यही साबित होगा। योगी आदित्यनाथ जी एक महान परशुराम के शिष्य, क्रोध, अमित शाह, कुछ नहीं कहूंगा। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम प्रतापगढ़ में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा के मुख्य उप सचेतक और 3 बार के विधायक राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉक्टर R.K. वर्मा जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी क्लिप देखते थे, आपके भाषण सुनते थे और आज आपसे मुलाकात हो गई। शुक्रिया। सर, आप डॉक्टर हैं, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे। मैं फिजिशियन हूँ और मैंने एक लंबे समय तक जी यहाँ पर लोगों की सेवाएं दी हैं जी और उन सेवाओं का ही प्रताप है कि मैं जिस भी विधानसभा में जाता हूँ, चाहे वो सोराव विधानसभा हो, फाफामऊ विधानसभा हो, विश्वनाथगंज विधानसभा हो या अन्यत्र, वो सेवाएं ही अपना प्रतिफल मुझे देती हैं। हर कोई न कोई गांव में व्यक्ति जरूर मिल जाता है कि आपने मेरी जान बचाई, मेरे परिवारी जन की जान बचाई, आपने हमें इतनी मदद करी, हमारे पास पैसे नहीं थे, आपने इलाज किया। इस तरीके से लोग मिलते हैं तो अपने आप को प्रसन्नता मिलती है कि प्रकृति ने हमें जो हुनर दिया है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं और उसका प्रतिफल भी मुझे मिल रहा है। सर, आप एक डॉक्टर रहे और आप डॉक्टर हैं भी, लोगों की सेवा करते हैं और डॉक्टर होना भी अपने आप में एक प्रतिष्ठा का, अपने एक प्रतिष्ठित पद है और एक प्रतिष्ठा की बात है। इस प्रतिष्ठा के बावजूद भी आपने राजनीति में आना चुना, ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या कारण रहा है? क्या प्रेरणा रही जिसको लेकर आप राजनीति में आए? व्यक्ति में एक से अधिक गुण होते हैं, बिल्कुल, और समय पर अवसर मिलने पर उनकी अभिव्यक्ति होती है और कभी कभी वो रिसेसिव स्टेज में रह जाते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था, पैसे के अभाव में, गरीब परिवार से होने की वजह से मैं वह चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मेरे मन में वो बात बनी रही। लोग हमें कहते हैं कि मैं बाल्यकाल से ही जो है ऐसी मेरी प्रवृत्ति रही है, जैसा कि मेरे एक जूनियर हाई स्कूल के मेरे क्लास टीचर ने मुझे बताया कि हमने एक बार उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। जब उन्होंने अपनी मर्जी से एक क्लास मॉनिटर बना दिया तो मैंने तुरंत प्रिंसिपल को शिकायत करी कि गलत क्लास मॉनिटर बनाया गया, या तो टेस्ट लेकर के क्लास मॉनिटर बनाया जाए और या तो चुनाव करा के बनाया जाए। तो लोगों को लगा कि मैं भविष्य में आगे चल करके राजनीति में जरूर आऊंगा। आप लगातार अब भी शिकायत करते रहते हैं, चाहे वो विधानसभा के पटल पर हो और चाहे जनता के पटल पर। आप तो 2 बार भाजपा के घटक दल, एनडीए के घटक दल अपना दल से विधायक रहे, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आप रहे। ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों मोह भंग हुआ कि आप अपना दल छोड़कर सपा में आ गए? देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि पहला चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था जी। पहले चुनाव में मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी और वह चुनाव विश्वनाथगंज की नागरिकों ने, विश्वनाथगंज की आम जनता ने मुझे स्नेह दे करके, प्यार दे करके जिताया था। वह गठबंधन का चुनाव नहीं था। हाँ, 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन का चुनाव था और जिसमें भी विश्वनाथगंज की जनता ने बड़े अंतराल से जो है मुझे जीत दर्ज कराई थी। और रही बात, आपने पूछा कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी, तो निश्चित रूप से मैं अपना दल के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के साथ मैंने राजनीति की यात्रा शुरू करी थी, लेकिन बीच में कुछ मनभेद हो गया जब वो सोराव विधानसभा का चुनाव 2007 में लड़ रहे थे और उसके बाद मैंने अपना दल छोड़ दिया था और डॉक्टर सोनीलाल पटेल की यहाँ से बुरी तरीके से हार हुई थी और
उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया प्रतापगढ़ से। और बहुजन समाज पार्टी में जो शैली रही है, बार बार कुछ न कुछ अपेक्षाएं वहां की होती थी। बाद में उन लोगों ने मुझसे शायद अपेक्षा पूरी ना होते देख करके उन्होंने मेरा टिकट काटा, किसी और को दिया और परिणाम उनके सामने हुआ। मैं उसी समय जब मेरा टिकट काटा गया तो मैंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया और जनता ने भरोसा करके मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। मैंने जब मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गया, पहली बार तो उस समय अपना दल ने मुझे सपोर्ट किया था और फिर मुझे अपना दल का स्टेट प्रेसिडेंट का दायित्व मुझे दिया गया और मैंने उसे निभाया और 8 विधायक चुन करके मेरे उस कार्यकाल में गए जी। और 2017 के चुनाव के समय ही कुछ मनभेद मेरा हो रहा था। जैसे पंचायत चुनाव को लेकर के पहली बार मनभेद जाहिर हुआ था कि हमने कहा था कि अभी हमारी पार्टी नई पार्टी है, हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में हमें पंचायत के चुनाव में नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो हम फ्रेंडली फाइट कराएंगे, क्योंकि जहां पर अपना दल का जनाधार का मतलब है जिन वार्डों में, जिन क्षेत्रों में कुर्मी मतदाता उस समय जो हमारे साथ थे, कुर्मी मतदाता जहां थे वहीं से टिकट मांग रहे थे लोग और एक वार्ड में 9-9, 10-10 प्रत्याशी आवेदन किए थे। मेरा मानना था कि हम फ्रेंडली फाइट कराएं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आशीष जी का मानना था कि नहीं, हम टिकट डिक्लेयर करके उनसे आवेदन शुल्क के साथ साथ टिकट का शुल्क भी जमा कराएं। मैंने कहा ये मेरे से संभव नहीं है, मुझे लगता है ये गलत निर्णय होगा। अभी हम पार्टी को खड़ा कर रहे हैं और हम अगर अभी चुनाव लड़ा देंगे तो 10 प्रत्याशियों में से जो लड़ेगा तो जो 10वें नंबर पर आएगा उसे अगर वार्ड में 100 वोट भी मिलता है तो वह यही शिकायत करेगा कि विधायक जी ने या पार्टी ने उन्हें वो टिकट दे दिया और उनकी वजह से मैं हार गया। जो नेता जाएगा उसके ऊपर भी आरोप लगेंगे कि उनकी वजह से मैं चुनाव हार गया, चाहे वो अंतिम जो है प्रत्याशी के रूप में ही मत पाया हो, लेकिन वो आरोप लगाएगा। तो मेरा मानना था कि अभी पार्टी को पंचायत के चुनाव में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस समय नाराजगी जताते हुए ये बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि मेरा निर्णय ठीक नहीं है तो आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो वो बातें उस समय खत्म हो गई, लेकिन 2017 के बाद मतभेद और बढ़ा और मैंने पद से इस्तीफा दे करके मैं अपना एक विधायक का दायित्व निभाने का काम मैंने किया और विश्वनाथगंज विधानसभा को फोकस किया। क्योंकि मेरा पार्टी से मोह भंग हो गया था, पार्टी से नाता टूट गया था, तो मैंने विश्वनाथगंज विधानसभा में विकास पर फोकस किया और बड़े पैमाने पर विकास वहां पर कराए। सर 2022 के चुनाव में ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी को आपने ज्वाइन किया और पार्टी ने बिल्कुल आखिरी वक्त में आपको रानीगंज से टिकट दिया। इस बिल्कुल आखिरी वक्त में टिकट मिलना एक चैलेंज था, एक बड़ा चैलेंज था, इसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, जो योद्धा होता है वो युद्ध करने में विश्वास करता है। वो ये पहले से निर्णय नहीं करता कि उसे भीष्म पितामह से लड़ना है कि कर्ण से लड़ना है कि दुर्योधन से लड़ना है। वह युद्ध करने में विश्वास करता है। और मैंने यद्यपि जब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था तो मैंने 4 विधानसभाओं का नाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया था। मैंने कहा था कहीं मुझे लड़ा दीजिएगा और किन्हीं परिस्थितियों में जो रानीगंज के प्रत्याशी जो होने वाले थे, रानीगंज के जो आवेदक थे, उनसे संतुष्ट ना हो करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि शायद मैं वह 5वीं सीट भी जीत सकता हूं, तो उन्होंने मुझे रानीगंज भेजने का फैसला लिया। मैंने पार्टी में पहले मना किया, फिर उन्होंने जब मुझे कारण बताया कि मैं क्यों आपको रानीगंज भेज रहा हूं, तो मुझे लगा कि ऐसी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और मैं आया और रानीगंज की आराध्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके, मुझे स्नेह दे करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तीसरी बार भेजने का कार्य किया। लगातार आप तीसरी बार विधायक बने। सर 2014 में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने या पूरे इंडिया गठबंधन ने पीडीए का नारा बुलंद किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा खूब चला और समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव के इतिहास में, अपने लोकसभा के चुनाव के इतिहास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 37 सीट जीत कर आई। सर आगे 27 में चुनाव है। देखिए, अभी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना बाकी है
और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब संविधान बचाने की बात शुरू करी थी, आरक्षण की बात शुरू करी थी, लोकतंत्र बचाने की बात शुरू करी थी, तो उस समय पीडीए की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाया था। और 2024 के चुनाव के पहले हम सब लोगों ने उसको मूर्त रूप देकर के जो पीडीए का नारा दिया, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने का जो नारा दिया, उस समय जनता जागरूक हुई और बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कराई गई थी, जिनमें बड़े पैमाने पर नियम कानूनों की अवहेलना करने का काम किया गया था, आरक्षण अधिनियमों की अनदेखी करने का काम किया गया था। तो जब वो नजीरें जनता के बीच में आई तो लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात कर रही है वो सही है और पीडीए के हक अधिकार के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि पीडीए ने लड़ा था और वह पीडीए एकदम धरातल पर नहीं आ पाया था। अब जब 2027 का चुनाव होगा तो पीडीए धरातल पर होगा और आपको उससे भी उम्दा परिणाम आपको 2027 में मिलेगा। विधायक जी, पीडीए की बात आपने की, पीडीए आपने कहा कि पीडीए 2027 में और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर पीडीए को एक्सप्लेन करना हो और जब पीडीए एक्सप्लेन किया जाता है तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही जोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं प्रदेश की अन्य जातियों, जो अन्य जातियां हैं, जो जातियों बटा समाज है, उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी को और जातियों की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए के पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक और साथ ही साथ जो शोषित रहा है, पीड़ित रहा है या पीड़ित में संवेदना जिसकी रही है वह भी पीडीए का साथी है। जिसके भीतर संवेदना होती है इसी को कहते हैं यार दोस्त। हर व्यक्ति किसी एक परिवार में जन्म लेता है, एक समाज में जन्म लेता है, एक क्षेत्र में जन्म लेता है, लेकिन जिससे विचारधारा उसकी मिलती है वह उसका दोस्त होता है। ना ब्लड रिलेटिव होता है, ना जाति का होता है, ना क्षेत्र का होता है, लेकिन वह उसका दोस्त इसलिए होता है कि विचारधारा का वह समर्थक है। तो पीडीए का मतलब बिल्कुल साफ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ जो पीड़ित में संवेदना रखता है या पीड़ित है। जैसे आधी आबादी की बात हम करते हैं, इस देश में ऐसी भी व्यवस्थाएं रही हैं जब हमारी आधी आबादी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो वो शोषित थी कि नहीं, वो वंचित थी कि नहीं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ऐसे सभी शोषित वंचित समाज के लिए पीडीए के रूप में वो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 2027 में हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुद्दा न बदला है और न बदलेगा। जो 2022 में था वही 2024 में रहा और वही 2027 में रहेगा। 2022 के चुनाव में कुछ पीडीए के साथी और थे जो आज भाजपा के साथ हैं, और आप अगर दलितों की बात कर रहे हैं तो दलितों के कुछ बड़े नेता या कुछ क्षेत्रीय नेता भाजपा के साथ जुड़े हैं, जैसे ओपी राजभर जी हो गए और भी तमाम नेता हैं। तो 2027 का चुनाव पीडीए को एक साथ लाना कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, मैंने आपको अभी स्पष्ट किया कि जो 2024 का चुनाव कोई नेता चुनाव नहीं लड़ा, पीडीए का समाज चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा, पीडीए समाज ने उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया और इतना बेहतरीन परिणाम देने का काम किया। 2027 भी उसी तरीके से पीडीए समाज चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जैसे लोगों से समाजवादी पार्टी की कोई क्षति होने वाली नहीं है। पीडीए समाज में कोई सेंध लगाने वाले नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई समाज लड़ेगा, ना कि कोई व्यक्ति लड़ेगा। सर, आप समाज की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। 27 में चुनाव है और 27 के चुनाव का जिक्र हम आप बार बार कर रहे हैं। पश्चिम की तरफ चलते हैं। इमरान मसूद नाम के एक नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस पार्टी भी पीडीए के अलायंस में रहती है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो उनकी बयानबाजी आ रही है, जो उनके वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, उसको लेकर के एक
माहौल बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन आगे चल करके बहुत स्थायी रूप धारण नहीं कर पाएगा? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई ना तो मनभेद है ना मतभेद है। इंडिया गठबंधन बना था, बना है और बना रहेगा। रही बात इमरान मसूद की, तो आप परिवार में, समाज में, क्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व समाज में आ जाते हैं जो उससे उनका स्वभाव मेल नहीं खाता है। तो नए नए कांग्रेस में गए इमरान मसूद जो सांसद हो गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं उनकी मेहनत की बदौलत सांसद हो गए, और उनको समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर दांव लगा दिया है और उनको अपना मोहरा बना करके एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार है। ये इमरान मसूद को समझना चाहिए। उनका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, और उससे ना तो समाजवादी पार्टी सहमत है और ना ही कांग्रेस सहमत है। इसलिए मेरी तो सलाह है इमरान मसूद जी को कि आप ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। आप उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और अगर उससे आगे बढ़ती है तो एक समाज तक सीमित रह जाती है। देखिए, अभी आपने बताया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उससे ज्यादा प्रत्याशी हमारे जीत करके आए। तो उनका आरोप तो यहीं पर निराधार हो जाता है कि हमारे पास उनसे ज्यादा जातियों का समर्थन है, उनसे ज्यादा वोट का समर्थन है, उनसे ज्यादा धर्म मजहब पंथ में विश्वास रखने वाले लोगों का समर्थन है। रही बात परिवारवाद की, जो बात आप करते हैं, परिवारवाद में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को आप देख लें, उनकी तीन तीन पीढ़ियां एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ करके राजनीति कर रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार अगर ऐसा है तो उनके पेट में दर्द क्यों? और मैं अगर ये सवाल करूं कि अगर मैं विधायक हूं और मेरा बेटा अगर राजनीति करना चाहता है, वो जनता के बीच में रहना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, तो उसे अवसर क्यों ना मिले? उसे अवसर क्यों ना मिले? जनता यहाँ पर हर 5 वर्ष पर परीक्षा लेती है। यहाँ पर कोई विरासत किसी को नहीं दे दी जाती, कोई विरासत मिल गई और उसके बाद वो जीवन पर्यंत उसका लाभ उठाएगा। लोकतंत्र में जनता, अगर जनता के विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरता तो 5 वर्ष में ही उसे बाहर कर देती है। तो जिन भी परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह जन विश्वास के दम पर राजनीति कर रहे हैं, जनता के विश्वास के दम पर राजनीति कर रहे हैं, ना कि विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। आज विरासत पर राजनीति नहीं चलती, विरासत पर पहले राजशाही चलती थी, वो दौर नहीं रहा। अब लोकतंत्र का दौर है, मालिक जनता है, ये सरकार जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए होती है। आपने कहा कि राजनीति विरासत के दम पर नहीं चलती है। लोकसभा में आदरणीय गृह मंत्री जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हाथ दिखा करके, उंगली दिखाकर कहते हैं कि जाइए, आप आने वाले 25 साल तक आप ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आपके अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तो क्या ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में कभी आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सके, या कोई अन्य समाज से, अन्य जाति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सके? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के संविधान में जो निहित है, उसकी हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं और सम्मेलन होता है, उसमें वो फैसला किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसला किया जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी के भीतर लोकतंत्र है। आपने लोकतंत्र की बात की, आपने जनता की बात की। प्रदेश में लोकतांत्रिक परिवेश की अगर बात की जाए तो जनता के कुछ राइट्स हैं और जनता के साथ साथ उन कर्मचारियों के भी कुछ राइट्स हैं जो सरकारी तंत्र में भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में सर एक ऐसी खबर आई जिसको लेकर के एक बड़ा तबका बहुत ही डरा सहमा है। बिजली विभाग से रिलेटेड ये खबर है, यूपीसीएल से रिलेटेड ये खबर है कि कहीं ना कहीं यूपीसीएल को निजीकरण की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है?
देखिए, अभी विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो अनुमानित जो घाटा था 19,600 करोड़ का था। जी सर। मैंने बारंबार विधानसभा में यह मामला उठाया कि जब यह विभाग में कॉरपोरेशन नहीं बना था तो विभाग के इंजीनियर्स के हाथों में इसकी कमान होती थी। इसकी मॉनिटरिंग जो सरकार नीतियां बनाती थी उन नीतियों का क्रियान्वयन कराने का काम विभाग के इंजीनियर्स के द्वारा कराया जाता था। लेकिन सरकार को लगा कि शायद कॉरपोरेशन बढ़िया काम कर सकता है, तो सरकार ने कॉरपोरेशन बनाया। कॉरपोरेशन बनाने के बाद उसकी कमान आईएएस के हाथों में दे दिया। और आईएएस आप समझ सकते हैं कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो शैक्षिक योग्यता में वो चुना जाता है, उसकी दक्षता पर, उसकी योग्यता पर लोगों को भरोसा होता है। तो वो आईएएस के हाथों में जब कमान गई तब भी वो घाटा कम नहीं हुआ बल्कि और तेजी से बढ़ गया। इसका मतलब है कि कॉरपोरेशन के द्वारा विभागीय अनुश्रवण सही तरीके से नहीं कराया गया और सरकार की जो नीतिगत खामियां थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया और कॉरपोरेशन पर लगातार घाटा बढ़ता गया और आज इतने बड़े पैमाने पर घाटा हुआ। सरकार को इस घाटे को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने, मेरा मानना है कि छोटे मोटे कर्मचारियों पर सदैव कार्रवाई करती है। कहीं पर कोई बड़ी घटना हो जाए तो वहां पर एक छोटा सा कर्मचारी किसी अवर अभियंता को, किसी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया जाएगा या बड़े स्तर पर हुई तो अधीक्षण अभियंता को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ऊपर के पदों पर जो प्रदेश स्तर के जो पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या जो आईएएस के हाथों में जो कमान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की थी उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनसे कोई जवाबदेही लेने का प्रयास किया गया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यह घाटे को लगातार बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उसकी तरफ से आंख बंद करने का काम किया कि घाटा हम देखेंगे ही नहीं और जब ये घाटा बढ़ जाएगा तो हम सीधे बहाने बना करके इसको अपने उद्योगपति मित्रों को बेच देंगे। और आज वही हो रहा है। इस बात को जब सरकार तैयार नहीं थी, सरकार की कार्यशैली से हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था। आप हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो बजट के समय आप 2022 का भी आप देख लेंगे, उस समय भी हमने इसकी आशंका जाहिर करी थी और जब मैं सरकार में था उस समय भी मैंने ये सवाल किए थे, लेकिन सरकार का जवाब नहीं आया था। लेकिन आज पूरी तरीके से सरकार तैयार है उत्तर प्रदेश के इस बिजली विभाग का निजीकरण करने के लिए। और निजीकरण होगा तो जहां एक तरफ बिजली के आम उपभोक्ताओं का प्रदेश के एक एक नागरिक के जेब पर डाका डाला जाएगा, उसकी जेब से पैसा निकाला जाएगा, वहीं पर जो विभाग में कार्यरत जो इंजीनियर हैं या अन्य कर्मचारी हैं इनका जो नुकसान होगा। क्योंकि जो कंपनी इसे खरीदेगी, जो कारपोरेट इसे खरीदेगा, जो उद्योगपति इसे खरीदेगा, वह जन कल्याण के लिए नहीं खरीदेगा। कारपोरेट हमेशा व्यवसाय करने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए काम करता है और सरकारें हमेशा लोक कल्याण के लिए काम करती हैं। सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? सरकार उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है? सरकार को उस विभाग में बेहतरीन काम करके उसको लाभ के स्तर पर लाना चाहिए। सरकार इस घाटे को बढ़ाने में सरकार का योगदान रहा। सरकार अपने उद्योगपतियों को कमाना चाहती है, उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। और जब इसका निजीकरण हो जाएगा तो आज जो देश के आम नागरिकों को जो 6.5 रुपए प्रति यूनिट जो बिजली मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो 10 रुपए से भी ज्यादा प्रति यूनिट बिजली का खर्चा आम उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा। तो यह सरकार रुचि लेकर के अपने उद्योगपतियों को इस प्रदेश की जनता का धन उनको कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का निजीकरण करने का काम कर रही है।
आपने सरकार को सर आड़े हाथों लिया और सरकार पे इतने आरोप लगा दिए। वहीं योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, तब से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली सप्लाई रहती है और बिजली की व्यवस्था बेहतर की गई है। उन गांवों तक भी बिजली पहुंचाई गई है जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। नहीं, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो आपने अभी कहा कि आपने सरकार को आड़े हाथों लिया, आड़े हाथों लेने की बात नहीं है, उनकी कार्यशैली बिल्कुल स्पष्ट है। आप यहीं पर देखते हो कि आपके क्षेत्र का कोई भी एक इंजीनियर जिसने किसी अच्छे संस्थान से बीटेक किया है, एमटेक किया है, अगर वो बिजली विभाग में नौकरी करता है तो उसकी कितनी तनख्वाह होती है। और उसी का दूसरा भाई जब जाकर के प्राइवेट कंपनी में नोएडा में जब जाकर के नौकरी करता है तो उसकी आधी सैलरी पर काम करता है। जब उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग का जब निजीकरण हो जाएगा तो यहाँ पर इंजीनियर की नौकरी करने वाला व्यक्ति जो सरकारी इंजीनियर है उनकी आधी तनख्वाह पर काम करेगा। सरकार को भरोसा ना तो अपने इंजीनियर पर है ना अपने आईएएस पर है, वो अपने उद्योगपतियों को कमवाने के लिए यह पाप कर रही है। प्रदेश की जनता की जेब से डाका डालने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का निजीकरण करने का काम कर रही है। सर कहीं ना कहीं ये खबर भी इस समय चर्चा में है और इसको लेकर के विपक्ष की क्या तैयारियां हैं या विपक्ष की क्या रणनीतियां हैं, ये चर्चा बनी हुई है प्राथमिक शिक्षा को लेकर या प्राथमिक विद्यालयों को लेकर कि 5000 प्राथमिक विद्यालय सरकार बंद करने की तैयारी में है। इसको लेकर के विपक्ष क्या एक्शन लेने वाला है, विपक्ष कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी के इस योजना की घोर भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और खास तौर से गरीब बच्चों की। जिन प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का, परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, वहां पर केवल गरीब व्यक्ति पढ़ाता है। गरीब घर के बच्चे वहां पर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। जब विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे तो बच्चों के घरों से विद्यालय की दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दूरी की वजह से भी बड़े पैमाने पर गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो सरकार की मैं निंदा करता हूं इसकी। जहां आबादी एक तरफ बढ़ती जा रही है, विद्यालय बढ़ाना चाहिए, शिक्षक बढ़ाना चाहिए, संसाधन बढ़ाना चाहिए, तो सरकार उसमें कटौती करने का काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है जो इस दौर में, इस युग में जो गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया जाए। आपने शिक्षा से वंचित करने की बात की और आपने शिक्षकों की बात की, शिक्षक बढ़ाए जाएं। हाल ही में प्रयागराज में, बगल में प्रयागराज है, प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन शिक्षक भर्ती को लेकर हुआ। तो वो जो छात्र हैं वो भी आपकी तरफ या विपक्ष की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए सवाल उठाएगा। आने वाले सत्र में क्या तैयारियां हैं कि उन छात्रों के लिए? देखिए, उन प्रतियोगी छात्रों ने जो आंदोलन किया, हम उसका समर्थन करते हैं और हम बार बार ये बात को उठाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म कर दिया जा रहा है और सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। अभी मैं आपको नजीर दे दूं, टीजीटी और पीजीटी का आवेदन लिए सरकार को 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक उनकी परीक्षा तक सरकार ने नहीं कराया। इससे आप समझ सकते हैं हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए हैं। अगर आप विश्वविद्यालय की बात करें तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये मामला उठाया था। मैंने नजीर दिया था कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय देख लें, उत्तर प्रदेश के 24 विश्वविद्यालयों का आंकड़ा मेरे पास था, जिसमें मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का आंकड़ा मैंने दिया था कि वहां के हिंदी विभाग, वहां के गणित विभाग, वहां के दर्शन शास्त्र विभाग, ऐसे 6-7 विभाग हैं जहां पर शुद्ध रूप से आरक्षित पद, खासतौर से पीडीए के लिए, पिछड़े और अनुसूचित समाज के लिए जो आरक्षित पद हैं, उन पदों पर पिछले 8 वर्षों से भर्तियां नहीं कराई जा रही हैं। वो सभी पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे सभी विभागों में तो सरकार ना तो शिक्षक बनाना चाहती है और ना छात्रों को पढ़ाना चाहती है, ना वो सरकारी नौकरी देना चाहती है। प्रतियोगी छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा है, इसलिए प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं और हमारी सरकार बनेगी तो सभी विभागों से बैकलॉग निकलवा करके भर्ती कराई जाएगी और जितने सृजित पद हैं
आज उन पदों की क्षमता, उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ती जाएगी और संसाधन को मजबूत करना चाहिए, मैन पावर को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार उसको कमजोर करने का काम कर रही है। सर, आपने ये कहा कि आपकी सरकार बनेगी, फिलहाल आप रानीगंज से विधायक हैं और 27 में चुनाव होने वाला है। जब एक प्रशासनिक अधिकारी एक बार परीक्षा देता है जीवन में और वो लगातार काम करता है क्षेत्र में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को हर 5 साल पर अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, जनता की अदालत में जाना पड़ता है। सर, 1.5 साल बचे हैं, मुश्किल से चुनाव है 27 में और पीछे 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान आपने अपनी विधानसभा में कितना विकास कार्य किया और आपके नजरिए से आपकी विधानसभा इस दौरान, रानीगंज विधानसभा, कितनी बदली है? देखिए, बदलाव रानीगंज विधानसभा में अब स्पष्ट दिख रहा है। कोटेदारों से वसूली नहीं हो रही है, प्रधानों से वसूली नहीं हो रही है, लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं कराए जा रहे हैं, थानों में दलाली नहीं हो रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो विकास जिससे दिखता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कार्यकाल में, मैं आपको नजीर दे दूं, जिससे विकास दिखता है। विकास दिखता है बिजली से, विकास दिखता है पानी से और विकास दिखता है सड़क से। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी जो कार्यकाल की सरकार रही है, 2022 से जो सरकार बनी, तो गांव में सड़क बनाने की एक योजना थी जिसे अनजुड़ी बसावट के नाम से जाना जाता था। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उस नाम को बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम सड़क योजना करने का काम किया। ठीक है, आपने नाम बदल दिया, उस समय काम कुछ हुए थे, लेकिन पार्टी की सरकार में सरकार ने उस योजना में 1 रुपया धन ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी जनपद में, प्रदेश के किसी भी जनपद में उस योजना से एक सड़क बनाने का काम नहीं किया। सरकार फोकस कहां कर रही? बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर। सारा पैसा हाईवे पर लगा देना, जो छोटे छोटे विकास के काम जो ग्राम सभा लेवल पर होते थे, उसका टेंडर ग्राम सभा लेवल पर होता था। केंद्र सरकार के द्वारा ही, जो हम सब जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो पाइप पेयजल परियोजनाएं लाई जाती थी, लोकल स्तर पर काम होता था, उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग होती थी। आज सरकार उसका सब पूरा एक साथ टेंडर करा करके, गुजरात की कंपनी टेंडर लेकर के पूरे देश का काम एक साथ कर रही है। उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर पा रहा, किसी को अधिकार ही नहीं दिया है। सारा पैसा हाईवे पर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, किसानों की जमीन छीन रही है। हाईवे की गुणवत्ता इस तरह से है कि हाईवे बनता है और पहली बारिश में धंस जाता है। आपने बहुत सारे हाईवे की तस्वीरें आपने देखी होगी। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारा काम है कि अपनी जनता, आराध्य जनता के लिए लड़ना, उसको विकास दिलाने के लिए संघर्ष करना। अभी आपने फतनपुर बीरापुर, जो एक लंबी सड़क है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि जो मानक में आ जाए, फतनपुर बीरापुर की सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराने का कार्य किया गया, उसका कार्य जारी है, शुरू हो गया है। दूसरी एक सड़क बहुत जल्दी उसका EFC हो गया है, बहुत जल्दी दूसरी सड़क का भी जो है कार्य शुरू हो जाएगा। और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे काम भी हमारी विधानसभा में हुए हैं, और जिसकी अगर आप कुल तादाद देखेंगे कितने करोड़ में, तो अभी हमने प्रेस वालों को थोड़े दिन पहले सारा लिखित में दिया था कि कितने करोड़ का काम विधानसभा में हुए हैं। और बिजली का काम अभी मैं रानीगंज वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि जो योजनाएं हमारी रिवाइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फेज 2 का जो काम है, जहां पर 5 कनेक्शन मिलेंगे, अर्थात 5 छोटे परिवार भी होंगे, वहां तक बिजली पहुंचाने का संकल्प है, वहां तक हम लोग बिजली पहुंचवाएंगे। और अभी जो छूटे हुए गांव थे, जहां इसके पहले RKEC काम कर रही थी, वो बड़े पैमाने पर गांव छोड़ दी थी और उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। तो उस समय मैंने विश्वनाथगंज विधानसभा का, जब मैं विधायक था, तो मैंने उस समय शिकायत करी थी और वो फर्म ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, और उसके द्वारा छोड़े गए गांव जो है उनका फिर से एक दूसरी कंपनी के द्वारा सर्वे करा दिया गया है, उसका टेंडर हो गया है और वो काम जल्दी से शुरू होने जा रहा है। सर, आप विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हैं, पूरे विधानसभा के लोगों से आप
रूबरू होते हैं, पूरे विधानसभा के लोगों को आप इंटरेक्ट करते हैं। सर मैं क्षेत्र में टहल रहा था, विभिन्न गाँव में मैं जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, तो सर एक योजना आई, हर घर नल जल योजना। सर कई लोगों ने हमसे बताया कि घर के सामने टैप तो लगा है लेकिन अब तक पानी नहीं आया। उसको लेकर के आपकी क्या? अभी मैंने उसी की चर्चा करी। जल जीवन मिशन के द्वारा स्थापित की जाने वाली पेयजल टंकियों से था। मैंने बताया कि जब हम सब लोगों के द्वारा प्रदेश सरकार से जब ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत कराई जाती थी तो उसकी मॉनिटरिंग होती थी, उसका स्थानीय स्तर पर टेंडर होता था और स्थानीय ठेकेदार कोई काम करता था, लोकल लोग काम करके 4 पैसे वो भी अपनी रोजी चलाने का काम करते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या काम किया कि जो टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ का होना चाहिए, 3 करोड़ का होना चाहिए, वो टेंडर सीधे 10,000 करोड़ का हो रहा है, जिसमें आम आदमी कोई शिरकत ही नहीं कर सकता। और बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें होती हैं जो सरकार की गुडविल की हैं और उनका एस्टिमेट बढ़ा करके टेंडर किया गया और उन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग जिन विभाग के द्वारा की जानी चाहिए वो विभाग भी कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई अधिकार अब रह नहीं गया। जो हमारा जल निगम था, जल निगम टंकी बनाने का काम करता था, लेकिन ना तो उसकी मॉनिटरिंग जल निगम कर पा रहा है, ना उसकी मॉनिटरिंग सिंचाई विभाग कर पा रहा है, ना लघु सिंचाई कर पा रहा है। और आपको एक दिन ये महसूस होगा कि पूरे देश के सबसे बड़े घोटालों में जल जीवन मिशन का घोटाला, जो आप हर घर नल योजना की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी इसका गुणगान करते नहीं थकते हैं, एक दिन सबसे बड़ा देश का घोटाला यही साबित होगा। आज पूरे प्रदेश के गांवों के द्वारा जो ग्राम सभाओं के द्वारा जो रास्ते बनाए गए थे, जो इंटरलॉकिंग लगाई गई थी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़कें बनाई दी गई थी, वो सारी सड़कें तोड़ दी गई। वहां से जो पाइपलाइन डाली गई उसको उस तरीके से ठीक करने का काम नहीं किया गया। पाइपलाइन जिस डेप्थ में होनी चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए, वो गुणवत्ता उसमें नहीं है। एक दिन आपको मिलेगा कि पूरे देश के सबसे बड़े घोटालों में हर घर नल योजना, जिसको हम जल जीवन मिशन कहते हैं, उसका घोटाला सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। सर आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं और आप अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। सर रानीगंज, प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं। जब मैं विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं या प्रतापगढ़ के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के युवा अक्सर मुझसे ये कहते हैं, ये बताते हैं कि ना हमारे प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस जिले में कोई उच्च व्यवस्था है, ना ही उच्च शिक्षण संस्था है। हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, हमें बाहर जाना ही पड़ता है अपने शिक्षण के लिए, मुख्य रोजगार के लिए। तो आने वाले समय में इसकी क्या व्यवस्थाएं की? मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि 2014 से लगातार आपको कई विधानसभा की कार्रवाई में दे दूंगा और आप देख सकते हैं कि मैंने जनपद प्रतापगढ़ में रोजगार को लेकर के और उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय को लेकर के मैंने कई बार मामला उठाया जी। और अभी इसी पिछले सत्र में हमने जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग विभाग है उससे लोगों को रोजगार देने के लिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगाने के लिए हमने सरकार के सामने चर्चा कराई, हमने संकल्प प्रस्तुत किया जी। और माननीय मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि आप हमारी इन योजनाओं के तहत आवेदन कराइए, हम प्रतिबद्ध हैं कि उनको रोजगार दिलाएंगे। हमने ये मामला उठाया कि जनपद प्रतापगढ़ का बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार, वह कहीं जाकर के मुंबई में टैक्सी चलाने का काम करता है, तो कोई दिल्ली में पटरी पर व्यवसाय करने का काम करता है, तो कोई गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के वहां पर काम करता है। उसको जिले में रोजगार नहीं मिलता है, उसका परिवार परेशान रहता है। इस लिहाज से मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बारंबार रोजगार को लेकर के मैंने सवाल उठाया, लेकिन सरकार तो नशे में रहती है। अभी मंत्री जी ने इस बार भरोसा दिलाया कि आप आवेदन कराइए। मैंने लोगों को सूचित किया, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी लोगों ने देखा, आवेदन भी लोगों ने किया है। अभी उसकी मॉनिटरिंग करना है कि कितने आवेदन हुए थे, उसके सापेक्ष कितने लोगों को उन योजनाओं से अनुदानित लाभ, जो बैंकों को द्वारा जो ऋण दिया जाना चाहिए, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिल पाया, इसका अनुश्रवण करना बाकी रह गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हर सवालों का बाखूबी जवाब दिया। सर हम अपने हर इंटरव्यू में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। रैपिड फायर राउंड जी। तो सर उसमें हम कुछ जनप्रतिनिधियों का नाम लेंगे,
और उनके बारे में आपको एक लाइन में जवाब देना है सर। तो सबसे पहले सर, शिवपाल यादव जी। एक परिपक्व नेता। माता प्रसाद पांडे जी। समाजवादी नेता। अखिलेश यादव जी। एक विजनरी इंटेलेक्चुअल लीडर। योगी आदित्यनाथ जी। एक महंत, परशुराम के शिष्य। क्रोध उनकी हमेशा एक एक वाणी में परिलक्षित होता है। अनुप्रिया पटेल जी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत। आशीष पटेल जी। विरासत के दामाद। 2027 चुनाव। समाजवादी पार्टी। अमित शाह। कुछ नहीं कहूंगा। आपकी नजर में देश का सबसे बड़ा नेता कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या श्री राहुल गांधी? दो लोगों के बीच में अगर आप तुलना कराना चाह रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार के द्वारा दी गई शहादत का यह देश ऋणी है, जिनकी 3 पीढ़ियों ने शहादत दी है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो इसका खामियाजा देश भुगतने को तैयार रहे, ऋण देना पड़ेगा। राजा भैया जी। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रमोद तिवारी जी। कांग्रेस पार्टी के नेता। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप थे हमारे साथ डॉक्टर R.K. वर्मा जी, और ऐसे ही तमाम लोगों से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।